हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की दूसरी वीडियो है जिसमें एक एक मार्क्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो बच्चों देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, ये भी होता है, और वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है, क्योंकि E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, इसके हिसाब से न्यूटन पर कूलाम, और E इक्वल वी ओवर डी वी होता है, इसके हिसाब से वोल्ट पर मीटर होता है। दूसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बच्चों लोरेंज बल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इसको कहते हैं लोरेंज बल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं +4 डायोप्टर व ये माइनस में है बच्चों, -4 डायोप्टर है, तो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी होगी। देखिए P इक्वल होता है P1 + P2। ठीक है, P1 इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर +4D, और P2 इक्वल गिवन है यहाँ पर -2D। ठीक है बच्चों, तो यहाँ P इक्वल निकालेंगे 4 - 2 इक्वल 2D। ठीक है बच्चों, प्लस की 2D, और P इक्वल F इक्वल जो होता है 1/P होता है, तो यहाँ रखेंगे F इक्वल 1/2। तो ये आ गया आपका बच्चों, ये मीटर में है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में करना चाहूँ तो ऊपर क्या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2, इट मीन्स ये सेंटीमीटर में हो गया, और ये हो गया F इक्वल 50 सेंटीमीटर प्लस का। सही है बच्चों, ये आंसर हो गया इसका। अगला, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली EMW चुंबकीय क्षेत्र के किस स्पेक्ट्रम में पड़ती है। ये EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। तो देखिए ये जो 5000 एंगस्ट्रॉम की है ये पड़ती है विजिबल लाइट में, यानी दृश्य प्रकाश में। दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है वो 4000 यानी 400 नैनोमीटर से, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। समझ में आ गया। उसी प्रकार मैं अब रेडियो की बताऊं, रेडियो तरंग। ठीक है बच्चों, रेडियो तरंगों की जो होती है वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है, 1 मीटर से भी ज़्यादा होती है। सूक्ष्म तरंगों की बताऊं मैं, इसी प्रकार सूक्ष्म तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगों की 0.1 मीटर से 1 mm होती है। ठीक है ना बच्चों। अब अगर मैं बात करूं इंफ्रारेड की, यानी अवरक्त तरंगों की, जिनका उपयोग जो वायरलेसली रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, उनमें यूज होता है, टीवी के रिमोटों में यूज होता है। इसका जो होता है वो होता है बच्चों 1 mm से, मतलब इसका होता है 1 mm से, 0.1 नहीं है बच्चों, 1 mm से 700 नैनोमीटर कह सकते हैं ये इसका। ठीक है, इसे ऐसे कर देता हूँ, 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है बच्चों। अब प्रकाश तरंगे तो मैंने बता दिया आपको, ये जो है प्रकाश, दृश्य प्रकाश को प्रकाश तरंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। वैसे बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में ये जो दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, इसमें हम सारी वस्तु देख सकते हैं। तो परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट वेव जो होती है वो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होती है, नैनोमीटर से। सही है, ये अल्ट्रावायलेट का हो गया। अब एक्स किरणों का देख लेते हैं बच्चों। एक्स किरणें जो होती हैं 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होती है। उसके बाद एक बचा बच्चों गामा किरणें, तो ये जो होती हैं ग्रेटर देन, यानी सॉरी सबसे कम होती है, ग्रेटर देन की बात नहीं करते, 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होती है, मतलब इसकी सबसे कम हो गया, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण होगा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h - h0। ये आप प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, ये जो वस्तु होती है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है, वर्क फंक्शन में जो आती है थ्रेशोल्ड, यानी देहली तरंग दैर्घ्य हो गया,
और ये जो है गतिज ऊर्जा करने वाले मतलब गति करने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग है ये, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ही हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान छति में कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? तो 1 ग्राम जूल में कितनी होगी? इक्वल होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। 1 ग्राम में अगर मैं कहूँ तो होता है 10⁻³ kg। ठीक है बच्चों, तो इसमें होगा 10⁻³ kg और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ 2 बार लिख लेता हूँ, स्क्वायर है। देखिए 3 × 9 और 8 दूनी 16 में से 3 गया 13 जूल, खत्म। ठीक है बच्चों, ये हो गया। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह। देखिए यहाँ एनपीएन का क्या होगा, ये हो गया इस टाइप से, ये होता है संग्राहक, और ये होता है उत्सर्जक, और ये होता है आधार। अभी बच्चों ये कोई ट्रांसफार्म नहीं, वो ये ट्रांजिस्टर नहीं है। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया, और यदि यही नीचे को होता ये एनपीएन हो गया, एनपीएन। और यही अगर नीचे को होता तो ये क्या होता, पीएनपी होता। जैसे कि ये देखिए बाकी चीज़ें सेम है इसमें, ये संग्राहक है, ये उत्सर्जक है, और ये आधार है। बस इसमें क्या होता है, धारा की दिशा इधर के आधार की ओर होती है। बेस आधार हो गया, कलेक्टर संग्राहक हो गया, इमीटर उत्सर्जक हो गया, ये ई हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस परिस्थिति में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल शून्य होता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो इसमें जब जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी जब, क्योंकि एफ इक्वल क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। देखिए तो थीटा की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, 0 हो जाएगा, तो ये एफ इक्वल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये कब होगा 0? जब कण जो है चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रवेश करेगा, आवेशित कण। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एसी का शिखर मान 10 एम्पियर है, तो आरएमएस मान क्या होगा? तो एसी का शिखर मान 10 एम्पियर है, अभी बताते हैं। ठीक है, एसी का आईआरएमएस की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और शिखर मान कहाँ गया क्वेश्चन, ये हो गया 10 एम्पियर शिखर मान है। शिखर मान का मतलब होता है आई नॉट, 10 एम्पियर पूछ रहा है ये। तो इसमें देखिए आई नॉट की वैल्यू रखेंगे 10/√2, इसका मतलब हो गया 5 × 2, और इसको लिखेंगे √2 × √2 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 मर गया, 5√2 आंसर। इसको अब इसकी वैल्यू रख सकते हो तो रख के मल्टीप्लाई कर लेना, 1.414 होती है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब है एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली EMW की आवृत्ति कितनी होगी? तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल C/λ होता है। तरंगदैर्घ्य दे रखी है 3 × 10⁸ हो गया C का मान, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10 ऊपर जाएगा, 3 × 10⁻10 और 8 18, खत्म। आवृत्ति की मात्रा होता है हर्ट्ज, ये आ गया। ठीक है ना बच्चों, हो गया। अब देखिए ये नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए होता है? तो ये मंदक के रूप में होता है। ठीक है, शीतलक के रूप में, शीतलक है, शीतलक और इस मॉडरेटर बोल सकते हैं, मंदक के रूप में अभिक्रिया को स्लो करता है ना, मंदक के रूप में होता है। अब है नोर से एंड गेट कैसे बनाएंगे? नोर से एंड गेट बनाना, नोर क्या होता है पहली बात तो देखो बच्चों। अच्छा पहले देखो मैं आपको सारे गेट बताता हूँ। पहले ये हो गया, सॉरी 2 इनपुट ए और बी, ये हो गया, और इसका फॉर्मूला ए और बी, ये हो गया, एक इनपुट हो गया ए, ये नहीं है, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया बच्चों। ठीक है, वाई इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ये 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। नोट में 1 इनपुट 1 आउटपुट है बस, ये हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल गेट। अब ये जो नॉर गेट है वो यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट को होता है एंड गेट के आगे और गेट लगा देते हैं, नॉट गेट और गेट के आगे नॉट गेट लगा देते हैं। और गेट मतलब ये हो गया और गेट, और ये नोट लग गया, देखो ये नोट लगा दिया मैंने। तो मैं बना रहा हूँ सीधा और गेट से एंड गेट। तो मैं इस टाइप से देखिए ए हो गया, और अब क्या करूँगा मैं, ये देखो ये हो गया, तो
दोनों इनपुट में मैं एक ही दे रहा हूँ, मतलब यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, दोनों इनपुट में ए दे दिया। यहाँ से फिर से क्या करा हमने, फिर से नॉर गेट लगा दिया, तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मतलब इसके एंड गेट और गेट का अगर नोट लगता तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बच्चों। ये जो होता है डे मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ए एंड बी होता है, यही ए एंड बी का बूलियन फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए अब है, यदि आवेशित प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए इसमें क्या होगा, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होता है। ठीक है, अगर बीच की D कम कर रहे हैं तो C क्या होगी, ये कम हो रही है तो ये बढ़ जाएगी, C बढ़ जाएगी। C इक्वल होता है Q ओवर B, अगर ये बढ़ रहा है तो V घट जाएगा, इसका मतलब है विभवांतर घट जाएगा प्लेटों के बीच में। खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला है, जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति में मोशन करना चालू कर देता है, तो उसकी क्या है, वृत्तीय गति में मोशन करता है एक समान वेग से, और उसमें क्या होगा, एक समान, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें, तो मतलब ये होता है वृत्तीय गति में करेगा तो आर क्या है, फिक्स होती है इसमें, और ये जो गतिज ऊर्जा है वो आर के ही प्रोपोर्शनल होती है, इस टाइप से ई के। अगर आर ही कांस्टेंट रहेगा तो गतिज ऊर्जा तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, EMW के गुण यानी विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण लिखिए। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं, ये के वेग से, ठीक है, चलती हैं। और दूसरा, मुक्त आकाश में इन्हें मतलब मुक्त आकाश में चलती, मतलब निर्वात में भी चल सकती है, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ये हो गया इसका। ठीक है बच्चों, 1 नंबर में था, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं करने की, 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।